हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी सर्किट। तो अभी पहले हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिनमें हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरएल सर्किट और सीआर सर्किट को डिस्कस कर रहे थे। इस बार डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी सर्किट। तो सबसे पहले हम क्या करें कि चार्ज कर लें कैपेसिटर को, एक ईएमएफ सोर्स लें बैटरी का और उससे हम कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लें। जब कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लेंगे तो उसको सर्किट से जो ईएमएफ सोर्स था उसको हटा दें और फिर उसे डिस्चार्ज होने दें। जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है वो अपनी एनर्जी को किधर देगा, उसकी एनर्जी घटेगी और उसकी एनर्जी किधर को ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इंडक्टर में। साथ साथ ये भी याद रखें कि इंडक्टर में जो एनर्जी होती है स्टोर, वो होती है हमारी हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो इस तरीका से हमारी एनर्जी होती है स्टोर। ये हमारा कैपेसिटर है इधर, और ये इंडक्टर है एल। पहले हमने कैपेसिटर को किससे, एक ईएमएफ सोर्स से क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया ऐसे ईएमएफ सोर्स से, और उसके बाद इसको क्या कर दिया गया है, फिर वही सर्किट का एक इस तरीका का एक सर्किट बना दी जैसे मैंने पहले बताया था। इस टर्मिनल को, जो हमारा ये टर्मिनल है सर्किट का, ये सर्किट पूरा किया है, इस पॉइंट को यहाँ से कांटेक्ट कर दें जिससे सर्किट जो ये पूरा कंप्लीट हो जाए और इसको ईएमएफ सोर्स को हटा दें, तो ये डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो चार्जिंग के लिए पहले क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं ईएमएफ सोर्स से। इस सर्किट को डिस्कनेक्ट रखते हैं, सीधा सीधा यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कितनी स्टोर होती है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तीन फॉर्मूले होते हैं उसके, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी इंडक्टर में, वो एनर्जी कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। This is the energy storage in the capacitor. This is the energy storage in the inductor. अगर हम इसकी कंपैरिजन करना चाहें, ये जो एनर्जी होती है ये फॉर्म में होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। कैपेसिटर में एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और अगर हम स्प्रिंग से कंपैरिजन करें इस फॉर्मूले को, तो ये हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है एक्सप्रेशन, और ये हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्विवेलेंट। कंपैरिजन करें टर्मों का, वर्ड्स आता है इक्विवेलेंट टर्म। तो जब इनकी कंपैरिजन करेंगे तो के तो हो जाएगा कंपेरेटिव टू 1/c। जो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग में काम करता है यहाँ पे वो 1/c के इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल, इक्विवेलेंसी। और x किसके इक्विवेलेंट होता है, x इज इक्विवेलेंट टू q। अब इधर कंपैरिजन करें, मास किसके एनालोगस है, L के, और v किसके एनालोगस हो के जाएगा बच्चों, I के। तो ये एनालोगस भी खूब ही पूछे जाते हैं देश के छोटे मोटे एग्जामों में, तो एक अमूमन हर बार पूछा ही जाता है कौन सी टर्म किसके एनालोगस है। तो एनर्जी यहाँ पे कितनी स्टोर है, ये हमारी एनर्जी स्टोर है यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2c, और यहाँ एनर्जी स्टोर है हाफ एल आई स्क्वायर, ये लिखा है मैंने। अब क्या होगा कि जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो जाएगी, तो ये जब यहाँ से ये प्लेट चार्ज को लीक करेंगी तो इधर की तरफ चार्ज पहुंचेगा। चार्ज जब चलेगा, मूव करेगा, तो करंट फ्लो करेगी, और वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और वो वैल्यू हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। ये वैल्यू जब हमारी पीक पर पहुंचेगी, ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब यहाँ वैल्यू एनर्जी की मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे वैल्यू काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में एनर्जी 0 होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में सीधा कंसेप्ट ये है कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। अगर हमारा कोई फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हम कंसीडर ना करें,
इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, एंड वाइस वर्सा। ये चलता रहता है। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। किसमें? ना ही प्लेटों के बीच में जो कैपेसिटर बना हुआ है, और ना ही किसके लिए? इंडक्टर में। इंडक्टर कॉइल जो है उसमें भी क्या नहीं है? रेजिस्टेंस नहीं है। ये एब्सेंट माना है, ये हमारा आइडियल एजम्पशन है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि में हम बहुत सारी जगह पे जब हम डिस्क्रिप्शन ले रहे होते हैं तो आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे होते हैं। तो ई जब हमारा कांस्टेंट होगा तो डी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है उसको देखें कैलकुलेट करके, डी अपॉन डी टी हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि एनर्जी टाइम के हिसाब से ना घटेगी ना ही बढ़ेगी। तो डी अपॉन डी टी को यहाँ से 0 कर दें, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों? 1/2c 2q dq अपॉन dt प्लस हाफ एल और 2i di अपॉन dt इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, dq अपॉन dt हमारा i है। देखिए कौन सी टर्म किससे कैंसिल हुई? 2 से कैंसिल आउट हो गया, या 2 से कैंसिल आउट हो गया, और देखिए हमारा क्या बना है? q अपॉन c dq अपॉन dt i हो जाएगा दिस वन, प्लस li और d2q अपॉन dt स्क्वायर। आई है हमारा dq अपॉन dt। अब आई हमारा 0 है नहीं, पहला आई कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा q अपॉन एल सी प्लस d2q अपॉन dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। आई कॉमन निकाल दो। अब सर्किट में क्या है कि सर्किट के अंदर आई 0 है नहीं, क्योंकि क्या होगा? चार्ज हमारा मूव कर रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो क्या क्या संभव नहीं है? आई का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, करंट तो इसमें फ्लो कर ही रही है। तो हमारी ये टर्म क्या होनी चाहिए? ये 0 होनी चाहिए। तो d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई इसकी, जहां ओमेगा स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। काफी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं, एल और सी देता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है, और ओमेगा की वैल्यू हमारी होती है 2πf। 2πf इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ से फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? f इक्वल टू 1 अपॉन 2π अंडर रूट एल सी। और यहाँ फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी बच्चों रेडियन में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी किस में कैलकुलेट होगी? हर्ट्ज में। f बराबर 1 अपॉन 2π रूट एल सी। ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इस सर्किट में, उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, जो चार्ज ऑसिलेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे जब इक्वेशन से हमारी आ गई d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0। देखो यहां से ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई बता सकता है सॉल्यूशन क्या होगा? मान लो इसका सॉल्यूशन QT वो हमारा a e की पावर अल्फा t है। अपनी तरफ से मान लो कि इसका सॉल्यूशन QT कितना है? a e की पावर अल्फा t है। तो क्या देखेंगे हम? a और अल्फा, यहां पे a एंड अल्फा आर द कॉन्स्टेंट्स। तो यहां से dq अपॉन dt निकाल लो, इक्वल टू अल्फा ए ई की पावर अल्फा टी, और इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, अल्फा स्क्वायर ए ई की पावर अल्फा टी। ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर अल्फा टी
इजकल टू 0। ये 0 है नहीं, ये 0 होना चाहिए क्योंकि तो सोल्यूशन ही मान रखा तुमने। तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? प्लस माइनस आई ओमेगा। इसे यहां पुट कर दो तो क्यू टी इजकल टू A1 ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस A2 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। देखो एक तो वैल्यू अल्फा बराबर आई ओमेगा आ रही है, तो उससे सॉल्यूशन कौन सा मान लो? A1 ई की पावर आई ओमेगा टी। और एक वैल्यू आ रही है माइनस आई ओमेगा, उससे सॉल्यूशन कौन सा मान लो? A2 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। और जब Q1 भी सॉल्यूशन है Q का और Q2 भी सॉल्यूशन है, तो उन दोनों का जो हमारा एडिशन है वो भी एक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन के y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, तो y1 प्लस y2 भी उसका एक सॉल्यूशन होता है। वो कंसेप्ट लगा दिया है। तो Qt इजकल टू A1 ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस A2 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। और जब t 0 था, जब चार्ज 0 था, हमने चार्ज स्टोर करना कब शुरू किया? t बराबर 0 के बाद शुरू किया। तो t बराबर 0 पर क्यू 0 होगा, ये कंडीशन लगा दो। तो A1 बराबर माइनस A2 आ गया। A1 प्लस A2 बराबर 0 नहीं बना क्या यहां से? तो A1 की वैल्यू हमारी बन गई माइनस A2। तो Qt इजकल टू A1 ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस, ये नहीं पता क्या? हाँ जी, ये सॉल्यूशन हमारा किस फॉर्म में बन गया? Qt बराबर A1 और ये वैल्यू आ गई 2y साइन ओमेगा टी। यहां A1 इंटू 2i को अलग से कोई कांस्टेंट मान लो और उसकी वैल्यू को Q0 कह दो। तो Qt हो जाएगा हमारे यहां से Q0 साइन ओमेगा टी। तो इस केस में जब t बराबर 0 पर चार्ज 0 है तो सॉल्यूशन क्या बन गया? साइन ओमेगा टी बन गया। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है। साइन कर्व कैसे ड्रॉ करोगे? इधर Q इधर T, कहां से वैल्यू शुरू होगी? ऐसा आ जाएगा, इस तरीका का सॉल्यूशन आ जाएगा। Qt इजकल टू Q0 साइन ओमेगा टी। तो साइन सॉल्यूशन ऑसिलेशन आ गया। साइन वेव का फॉर्मेशन होगा, चार्ज जो है साइन वेव के हिसाब से ऑसिलेट करेगा। यहां से नहीं समझ पाए? A1 प्लस A2 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। जब t को 0 करोगे और q 0 करोगे तो A1 प्लस A2 बराबर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, e की पावर 0 1 होता है। तो A1 बराबर माइनस A2 बन गया। तो यहाँ A1 कॉमन निकाल दो, e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस e की पावर, इसको A1 इंटू 2i कर दो। इस पूरे को कुछ देर के लिए क्या मान लो? कुछ देर को पूरा के पूरे को Q0 कर दो, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू A1 इंटू 2i की कैसी वैल्यू आएगी? चार्ज की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ Q की डायमेंशन है तो यहाँ भी Q की होनी चाहिए। उसको पूरे को Q0 कह दो। तो ये Q0 साइन ओमेगा टी आ गया। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर पुट करके देखोगे, कौन सी इक्वेशन में? इसमें, तो देखो ये सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो। Qt की वैल्यू को Q0 साइन ओमेगा टी लेके चलोगे तो क्या बनेगा? dq अपॉन dt इजकल टू माइनस Q0 ओमेगा कोस ओमेगा टी, प्लस होगा। और जब सेकंड डेरिवेटिव को करोगे इसका, तो Q0 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का और साइन ओमेगा टी। Q0 साइन ओमेगा टी को क्या कर दोगे? Q,
तो आ गया ना d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0। और अगर है दूसरी चीज देखें, t बराबर 0 पे अगर q 0 है तो सॉल्यूशन साइन होगा। और इसका भी एक और दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है, कॉस सॉल्यूशन। वो कब होगा, कोई बताएगा क्लास में? हाँ जी, ये तो हमने कंडीशंस तब लगाया है, साइन सॉल्यूशन कब होगा, जब q 0 है और क्या q 0 वास्तव में है? क्योंकि तुमने अब कंडीशन से मान के चलिए, समय कहां से काउंट कर लिया, जब कैपेसिटर चार्ज भी नहीं हुआ उस समय से ले लिया। जबकि हमें करना क्या चाहिए कायदे में, कोई बताएगा? हाँ जी, पहले तो उसे चार्ज करो ना फुल। तो फुल चार्ज पे क्या हो जाएगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा तो Q की वैल्यू Q0 हो जाएगी। कब? फुल चार्ज पे। तो Qt अगर हमारा t बराबर 0 पे चार्ज Q0 है, देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा, Q की वैल्यू उस समय पे बनेगी Q0 cos ओमेगा t। अभी नहीं समझ पाए? क्योंकि जब t बराबर 0 कर दोगे यहाँ तो cos 0 बनेगा, ये cos 0 की वैल्यू क्या बना देगी 1, तो Q बराबर Q0 हो जाएगा। तो Q बराबर Q0 cos ओमेगा t सॉल्यूशन कब होगा, इस कंडीशन में। और हम अगर इसका उल्टा करें, t की वैल्यू 0 हो और Q 0 हो तो सॉल्यूशन कितना होगा, Q0 sin ओमेगा t। लेकिन इससे बेटर सॉल्यूशन कौन सा है, ये सॉल्यूशन बेटर है। क्यों? क्योंकि जब हमारा पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया था तो Q की वैल्यू Q0 थी उस समय पे। तो सॉल्यूशन में भी Q0 sin ओमेगा t, Q0 cos ओमेगा t, but Q0 cos ओमेगा t much more valid solutions because when t बराबर 0 Q बराबर Q0। और उससे क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमें, Q0 cos ओमेगा t। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि इसके सॉल्यूशंस दो हो सकते हैं, Q0 cos ओमेगा t भी सॉल्यूशन हो सकता है और Q0 sin ओमेगा t भी हो सकता है। लेकिन ये सॉल्यूशन जब है जब t बराबर 0 पे चार्ज की वैल्यू Q0 हो, और ये जब सॉल्यूशन बनेगा जब t बराबर 0 पे चार्ज की वैल्यू हमारी 0 हो। जनरली हमारे पास ये विकल्प होता है। क्यों? क्योंकि जब हम शुरू में करते हैं तो जब हम इसकी डिस्चार्जिंग करते हैं तो पहले इसको चार्ज कर लेते हैं Q0 तक, उसके बाद t बराबर 0 पे चार्ज की वैल्यू Q0 हो जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहां सॉल्यूशंस में हमने क्या कर दिया था, यहां सॉल्यूशंस में Q को 0 लिया था t बराबर 0 पे। अब वो केस कब बनेगा, डिस्चार्जिंग में तो कभी बनेगा ही नहीं। किसमें बनेगा, Q बराबर 0 t बराबर 0 जब हम लेंगे तो वो तब लेंगे जब हमने क्या करना शुरू किया, चार्जिंग शुरू की उस समय। क्लियर हो गई बात? तो Q0 cos ओमेगा t इज द वैलिड सॉल्यूशन। तो cos ओमेगा t sin ओमेगा t में भी बोथ में भी द सॉल्यूशंस, बट मच मोर वैलिड सॉल्यूशंस इज Q0 cos ओमेगा t बिकॉज व्हेन t बराबर 0 चार्ज इज Q0। क्लियर हो गई होगी बात? तो यहां सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा, ये तो sin ओमेगा t का सॉल्यूशन था, और cos में क्या करोगे, यहां से कर्व शुरू कर दोगे। क्यों जी, cos ओमेगा t सॉल्यूशन कैसे लेके चलोगे, ऐसे चलता है ये cos ओमेगा t कर्व है, ये Q0, क्योंकि t बराबर 0 पे Q की वैल्यू Q0 है, और cos ओमेगा t में जब t की वैल्यू π/2 हो जाएगी तो चार्ज 0 हो जाएगा। तो ऐसे चलेगा सॉल्यूशन। cos और sin दोनों में अंतर ये रहता है कि दोनों में π/2 का फेज होता है। तो यह सॉल्यूशन तो ऑसिलेटरी होगा लेकिन cos सॉल्यूशन होगा। तो यहां हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी सर्किट, कैसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, क्यों हम सॉल्यूशन किस पैरामीटरों के हिसाब से ले रहे होते हैं, ये सारी फिजिक्स इसमें डिस्कस कर रहे थे, कुछ एनालॉगस क्वांटिटियों को
बाकी की सब चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।